Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sayyida Afshin Ali. I am psychologist and I am working as a consultant psychologist at Nihal Hospital. आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। क्योंकि कुछ लोग इसको मैसअप कर देते हैं कि साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट एक ही होते हैं या ये दोनों बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो आज मैं आपको ये एलिब्रेट करूँगी दैट व्हाट इज़ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट, जो कि क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट के थ्रू डायग्नोस करते हैं और जब थ्रू असेसमेंट डायग्नोसिस हो जाता है, फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस आया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, तो जब डायग्नोसिस आ जाता है तो साइकोलॉजिस्ट किसी भी डिसऑर्डर को अपने थेरेपेटिक प्लान के ज़रिए डील करते हैं। उसमें साइकोथेरेपीज़ शामिल होती हैं, काउंसलिंग शामिल होती है, पॉजिटिव टॉक शामिल होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं। दीज आर द डिफरेंट थेरेपीज़ जिसके थ्रू एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के डिसऑर्डर को डील करता है और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। इसके अलावा इसमें फैमिली डायनेमिक्स भी इन्वॉल्व होता है और समटाइम्स फैमिली को इन्वॉल्व करके और एक ट्रायंगल के साथ काम करना होता है कि थेरेपिस्ट, क्लाइंट एंड फैमिली। अच्छा, अगर हम बात करें साइकेट्रिस्ट की, तो साइकेट्रिस्ट जो हैं वो एक्चुअली एक एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं और फिर उसके बाद वो साइकेट्री की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं। साइकेट्रिस्ट का जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये होता है कि जब उनके पास कोई पेशेंट या कोई क्लाइंट आता है, जब वो असेसमेंट के थ्रू डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं, तो आफ्टर डायग्नोसिस वो जो अपना ट्रीटमेंट करते हैं वो मेडिसिन्स के थ्रू करते हैं। दवाएं दी जाती हैं, मेडिसिन समटाइम्स ट्वाइस इन अ डे होती हैं, समटाइम्स थ्राइस इन अ डे होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। जितना सीवियर डिसऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट की कोलैबोरेशन चाहिए होती है और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ की जाती है और उसके साथ मिलकर काम किया जाता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोई क्लाइंट किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आया और साइकोलॉजिस्ट ने आफ्टर असेसमेंट, आफ्टर डायग्नोसिस ऐसा महसूस किया कि इस क्लाइंट को मेडिसिन की ज़रूरत है, थेरेपीज़ इस क्लाइंट पर वर्क नहीं करेंगी या थेरेपीज़ इस डिसऑर्डर पर वर्क नहीं करेंगी, तो वो अपने क्लाइंट को साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर सकता है। साइमल्टेनियसली अगर कोई क्लाइंट साइकेट्रिस्ट के पास आता है और साइकेट्रिस्ट को ऐसा लगता है कि इनका जो इशू है या इनका जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिन्स की प्रॉब्लम नहीं, मेडिसिन्स के थ्रू डील होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इनको थेरेपीज़ की ज़रूरत है, इनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ की ज़रूरत है, तो फिर वो साइकेट्रिस्ट ऐसे क्लाइंट को किसी साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं। तो हमने बात की कि जो काउंसलिंग की जो हमने बात की कि काउंसलिंग जो है वो अमूमन इस तरह के केसेस में यूज़ की जाती है कि जब जैसे फॉर मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, हमें मैरिज काउंसलर्स मिलते हैं, स्टूडेंट काउंसलर होते हैं जो कि स्कूल सेटिंग्स में पाए जाते हैं, इसी तरह टीचर काउंसलर्स होते हैं जो कि स्कूल सेटिंग्स में, कॉलेज सेटिंग्स में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो अवेयरनेस सेशंस होते हैं वो थ्रू काउंसलर या थ्रू थेरेपिस्ट दिए जा रहे होते हैं, जबकि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें हॉस्पिटल सेटिंग्स में मिलते हैं। क्योंकि ये जो साइकोलॉजी की फील्ड है, अब इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो डे बाई डे मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। अब हमें फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी मिलते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे होते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह टीचिंग की फैकल्टी में भी हमें साइकोलॉजिस्ट नज़र आते हैं। और जिस तरह हमने बात की साइकेट्रिस्ट की और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, तो ऑफ कोर्स वो हमें हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हुए नज़र आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। अब हम बात ये करेंगे कि हमें कब ऐसा लगे, कब हमें ज़रूरत महसूस हो कि हमें साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को दिखाना है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में एक मिथ है
कि अगर हम किसी से ये बात कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, अगर कोई एक लेमैन भी किसी को ये सजेशन देगा कि तुम्हारे साथ ये स्ट्रेस का इशू है या डिप्रेशन में जा रहे हो तो किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लो, तो लोग एक ऐसा फील करते हैं कि हम क्या पागल हैं या ये तो हमारे पर पागलपने का एक टैग लग जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है चीज़ों को। अब ये स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि अगर कोई क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक के अंदर जा रहा है तो इट्स मीन कि वो पागल है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फील्ड पागलों के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि इस दौर में जो कि हम सबको पता है कि ये जो इस दौर में हर कोई स्ट्रेस का शिकार है। इवन ये कि हम छोटे छोटे बच्चों के भी मुंह से ये बात सुन रहे होते हैं कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। इंशाल्लाह आगे किसी प्रोग्राम में मैं उसके रीजंस पे भी बात करूँगी कि व्हाट आर द रीजंस इसकी वजह से ये हम डिसऑर्डर्स आजकल इतने ज़्यादा इनकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। बहरहाल अभी हम बात ये कर रहे थे कि हम किस वक्त ऐसा लगे या हम कब ये समझें कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो पहली बात तो ये कि प्लीज़ अपनी सोसाइटी को भी अवेयर कीजिए और आप खुद भी सेल्फ अवेयर हो कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों के डॉक्टर्स नहीं होते, बल्कि वो नॉर्मल जो क्लाइंट्स हैं, जो हम नॉर्मल लोग हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपीज करते हैं, उनके एंगर इश्यूज़ को थ्रू एंगर मैनेजमेंट डील करते हैं। और बहुत सारी इस तरह की मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए डेली लाइफ की जो रूटीन की चीज़ें हैं उनको भी मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगे कि 2 हफ्ते तक कंटिन्यूसली 2 वीक्स तक आपके सिम्टम्स सेम रहें, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगे कि आपका उदास रहने का दिल चाह रहा हो, आपका बार बार बात बात पे आपको रोना आ रहा हो विदाउट एनी रीज़न, आपको लो फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि खुश होने का दिल नहीं चाह रहा या अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही, अगर ऐसे सिम्टम्स कंटिन्यूसली 2 वीक्स तक आपको लगें कि कंटिन्यू ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आप प्लीज़ फ़ौरन अपने किसी करीबी कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए या किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए। इट्स अप टू यू, आपके पास जो फिजिबिलिटी हो आप उसके पास जा सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर साइकियाट्रिस्ट बेटर समझेगा तो वो आपको रेफ़र कर देगा और अगर साइकोलॉजिस्ट बेटर समझेगा तो वो आपको रेफ़र कर देगा, ठीक है। असल चीज़ ये है कि आप इस बात को महसूस करें, आप इस ज़रूरत को, इस इम्पॉर्टेंस को एक्नॉलेज करें कि आपको किस वक्त एक डॉक्टर के पास जाना है अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि देखें, होता ये है कि प्रोग्नोसिस इज़ वेरी गुड देन डायग्नोसिस। मतलब बहुत अच्छा है ना कि किसी डायग्नोसिस तक पहुंचने से पहले ही प्रोग्नोसिस हो जाए। अगर आपको लगे कि अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं किसी सिम्टम को आते हुए, उसी वक्त अगर आप किसी डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएंगे और वहीं पर रूट लेवल से ही काम होना शुरू हो जाएगा, तो होपफुली जो आपकी चीज़ें हैं वो प्रोलॉन्ग नहीं होंगी और बहुत जल्दी आपको उससे आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे, आप उससे बहुत जल्दी जो है वो कोप अप कर सकेंगे। लेकिन अगर हम चीज़ों को प्रोलॉन्ग करते हैं तो फिर वो चीज़ें कंसिस्टेंट पैटर्न बन जाती हैं हमारी पर्सनैलिटी का, और जितना ज़्यादा चीज़ें कंसिस्टेंट पैटर्न्स बन जाती हैं फिर उनको ट्रीट करने में भी ऑफ कोर्स उतना ही टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिए कि अर्ली इंटरवेंशन कीजिए, अर्ली अप्रोच कर लीजिए साइकोलॉजी से साइकियाट्रिस्ट को फॉर योर मेंटल वेलबींग, ताकि आपको ताकि जो आपका ट्रीटमेंट प्लान बने वो भी बस एक छोटे से एक स्मॉल टाइम पीरियड का बने और आप जल्दी इन चीज़ों से गेट रिड हो जाएं, या जल्दी आप इन चीज़ों से कोप अप कर लें।